नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे विश्व के महाद्वीप और विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। आज कोशिश रहेगी इस एशिया महाद्वीप को कंप्लीट करने की। बाकी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करके कल परसों तक हम एक बढ़िया सा आपके सामने एक पेपर लेके आएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ से ख़त्म किया उसी से आगे चलते हैं। तो देखिए, एक नदी आती है जिसका नाम है इरावती नदी। कौन सी नदी आती है? इरावती नदी। इस इरावती नदी की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख कौन कौन सी झीलें आती है उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों को ध्यान में रखते हुए देखिए, एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। ये रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान इतने देशों से सीमा लगाती है। एक झील है जिसका नाम है बेकाल झील। कौन सी झील है? बेकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। एक है वोन झील। कौन सी झील है? वोन झील, जो तुर्की में स्थित है। ठीक है। एक है जिसका नाम है मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर, जो कि इजराइल में स्थित है और एक तरीके से इजराइल की सबसे लोवेस्ट झील के रूप में जानी जाती है, जो जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। चलिए देखिए, हम बात करते हैं कैस्पियन झील के बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली बात तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस झील के उत्तरी भाग में लवणता की अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि दो नदियाँ गिरती है इसमें, वोल्गा और यूराल नदी। वोल्गा और यूराल नदी आकर गिरती है तो नदियों का पानी खारा कम होता है, इसीलिए वहाँ लवणता कम है। वैसे देखा जाए तो विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? कैस्पियन। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको ये मुझे बताना है, मैसेज करना है। विश्व की तीसरी कौन सी है ये भी मुझे बताना है। बेकाल झील के बारे में बात करें तो विश्व की ये सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो आता है मृत सागर। कौन सा सागर? मृत सागर। मृत सागर की बात करें तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड के रूप में जानी जाती है। समुद्र तल से भी नीचा इसका एरिया आता है। उसके बाद लवणता के आधार पर ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खाई, पहली कौन सी है? कैस्पियन सागर है, फर्स्ट है। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है आपका मृत सागर। सेकंड कौन सी है? मृत सागर आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली झील आती है वोन झील। वोन झील के बारे में बात करें, तुर्की में स्थित विश्व की सबसे लवणता वाली झील आती है। अच्छा, लवणता की बात करें, सोलिनिटी की बात करें तो यहाँ मतलब होता है 1000 ग्राम में जल में घुले हुए लवणों की मात्रा ही क्या है? लवणता है, सोलिनिटी है। वोन झील सबसे बड़ी 330, ये प्रतिशत नहीं है, ये सोलिनिटी का सिंबल है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से एक आगे एक और पॉइंट लगता है, डॉट लगता है। मृत सागर की बात करें 238 सोलिनिटी। ग्रेट साल्ट लेक का है 220। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मापक यंत्र की बात करें, अगर आपको सोलिनिटी लवणता ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो मापक यंत्र होता है उसे बोलते हैं सेलिनोमीटर। कौन सा मीटर है? सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर। अब देखिए, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें, कौन कौन सी यहाँ जनजातियाँ निवास करती है, तो जनजातियों में देखिए एक कजाक जनजाति। कहाँ है? कजाक से कजाकिस्तान। कजाक से कजाकिस्तान, यूँ याद रखो, कजाक से कजाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद एक है खिर्गिज़। खिर्गिज़ का मतलब क्या होता है? खिर्गिज़ है, खिर्गिज़ कहाँ निवास करती है? वो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में निवास करती है खिर्गिज़। अच्छा, खिर्गिज़ के बाद पख्तून। पख्तून कहाँ है? पख्तून है अफगानिस्तान में। पख्तून कहाँ है? पख्तून निवास करती है अफगानिस्तान में। कुर्द कहाँ है? कुर्द है इराक में, ईरान में और पश्चिमी एशिया में। ठीक है, यहाँ निवास करती है। याकूत जनजाति कहाँ है? साइबेरिया, रूस में रहती है याकूत जनजाति। मंगोल जनजाति कहाँ की है? मंगोलिया और चाइना की है। नेपाल की कौन कौन सी जनजाति है? तो नेपाल में याद रखना, नेपाल की प्रमुख जनजातियों में पहली जनजाति आती है शेरपा और गोरखा और भोरात। आप जानते हो शेरपा एक पर्वतारोही जनजाति है। एक आप जानते हो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले कौन थे? उनका नाम था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। क्या नाम था? एडमंड हिलेरी। लिख देता हूँ, आप भी लिख लें अपने कॉपी में। एडमंड हिलेरी नाम है उनका, एडमंड। वाइट पेज में ब्लैक लेते हैं मार्कर। एडमंड हिलेरी यहाँ लिख देता हूँ, एडमंड हिलेरी। ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी। अच्छा, उसके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तेंजिंग नॉर्वे शेरपा। नाम था तेंजिंग नॉर्वे शेरपा। तेंजिंग, ये तेंजिंग
नॉर्वे शेरपा, शेरपा क्या नाम है, शेरपा, ये थे। अच्छा, इनका एक अनचाहा रिकॉर्ड बना है। एक तरीके से माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम तेंजिंग नॉर्वे शेरपा ही है। अच्छा, ये इतनी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लगभग कहा जाता है इन्होंने 17 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े बिना किसी एक तरीके से ऑक्सीजन के, क्योंकि नेपाल में रहने वाले लोग पर्वतों पर रहते हैं। उनकी क्या है कि एक खूबी होती है कि वो पर्वतों पर रहते हैं तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत होती है, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो तेंजिंग नॉर्वे शेरपा और एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति बने थे जो माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, दोनों ने मिलकर। अच्छा, ये तेंजिंग नॉर्वे शेरपा उस समय एक गाइड के रूप में गए थे साथ में, लेकिन इन दोनों ने फतेह किया, तो इसीलिए तेंजिंग नॉर्वे शेरपा कितनी बार ही हिमालय पर लगभग 17 बार चढ़े और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है इनका। अच्छा, उसके बाद एक जनजाति आती है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा के बारे में तो सब जानते हैं, लगभग सारे बच्चे जानते हैं अभी ऑनलाइन वाले, कि गोरखा एक रेजिमेंट है। गोरखा क्या एक रेजिमेंट है, और गोरखा रेजिमेंट आप जानते हो कि भारतीय सेना में अपनी अलग ही छवि रखती है, भारतीय सेना में अलग छवि रखती है। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये छोटी कद के हाइट के होते हैं पहली बात तो। अच्छा, ये स्पेशली गोरखा क्या करते हैं, जो भी आपकी पहाड़ी युद्ध होते हैं, पहाड़ी युद्धों में ये अलग से ही एक अपना अलग ही कौशल दिखाते हैं। ठीक है, युद्धों में ये कभी पराजित नहीं हुए। ठीक है, भारत की सेना में सबसे एक रेजिमेंट आती है गोरखा रेजिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अच्छा, उसके बाद में एक आती है बोरात जनजाति, जो कृषक जनजाति है। कैसी जनजाति, कृषक जनजाति है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार में एक जनजाति है चिन्ह जनजाति, ये याद रखना, चिन्ह जनजाति। ऑप्शन में चीन पहला जरूर दिखा, याद रखना। चिंदवन नदी घाटी में म्यांमार में जो जनजाति रहती है उसे चिन्ह जनजाति कहते हैं। अच्छा, उसी में एक रोहिंग्या मुस्लिम जनजाति भी निवास करती है, रोहिंग्या मुस्लिम जनजाति, जो विश्व की सबसे बड़ी एक तरीके से संकटग्रस्त कह लो या फिर ये समझ लो इनके पास खुद का घर नहीं है, वहाँ से म्यांमार से इन्हें वहाँ से निकल चुके हैं, अब शरण भी नहीं है कहीं, ये भारत में भी निवास करते हैं, बांग्लादेश में भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में कौन सी जनजाति है, चकमा जनजाति। कौन सी जनजाति, चकमा जनजाति। इनके बारे में तो आप खूब जानते हो। चकमा जनजाति को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। अच्छा, इंदिरा गांधी ने एक नए देश, इसी जनजाति के कारण इंदिरा गांधी के द्वारा एक नया देश जिसका नाम था बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग करके बांग्लादेश नया नाम बना था। अच्छा, उसके पहले बांग्लादेश के पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। जो वर्तमान में राष्ट्रपति है शेख हसीना, उनके पिताजी हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के पिताजी हुआ करते थे। और बांग्लादेश का निर्माण लगभग अपने बांग्लादेश इस पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद में हुआ था। लगभग उस युद्ध में हमने 98,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद में हमने क्या किया था, एक तरीके से इस युद्ध में जीत हासिल की और एक बांग्लादेश देश बनाया था। वो रीज़न क्या था, वो चकमा शरणार्थी थे। चकमा शरणार्थी क्या था, बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान में एक तरीके से इनको दबाने के लिए इन पर अत्याचार कर रहे थे, और यहाँ के लोग भारतीय सीमाओं में घुसते गए। इसको लेकर ये युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं एशिया के प्रमुख मैदानों की बात करते हैं। तो मैदानों की बात करें तो देखिए, पहले है पाकिस्तान की बात, प्रमुख देशों की बात करें। पाकिस्तान सिंधु नदी मैदानी भाग में स्थित है, पहली बात तो। अच्छा, यहाँ हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान है, किरथर है, और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है, सुलेमान और किरथर। मैंने बताया था आपको कि हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर और म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में अराकान योमा के नाम से। नेक्स्ट बात करें तो हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है तिरिचमीर 7708। मतलब ये याद रखो आप, 7708 मीटर लंबी है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। अच्छा, खैबर दर्रे में स्थित है, जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। एक है बोलन दर्रा, जो किरथर श्रेणी में स्थित है, बोलन दर्रा किरथर श्रेणी में स्थित है। एक घाटी है जिसका नाम है स्वात घाटी, जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। हंसना मत भाई, पाकिस्तान का स्वर्ग है स्वात घाटी। ठीक है। एक है सुई और एक है मियाल, जो प्राकृतिक गैस भंडार आते हैं यहाँ के। एक है क्वेटा, जो कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है पाकिस्तान में, क्वेटा। ठीक है। अच्छा, एक इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान की राजधानी के रूप में जानी जाती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है, याद रखना। वापस देख तो रहा, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर सबसे ऊंची चोटी है।
7,708 मीटर है। पाकिस्तान का सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। खैबर दर्रा कहाँ है? हिंदू कुश श्रेणी में स्थित है। बोलन दर्रा कौन सा है? खिरतर श्रेणी। इसी खैबर दर्रे से जो अफगानी वगैरह है हमारे भारत में अटैक इसी दर्रे से हुए हैं, याद रखना, खैबर दर्रे से ही। ठीक है। स्वात घाटी पश्चिम पाकिस्तान का स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। सुई और मियाल प्राकृतिक गैस भंडार है। क्वेटा एक कोयला क्षेत्र आता है। इस्लामाबाद की बात करें तो ये पाकिस्तान की राजधानी। कराची की बात करें, ये सबसे बड़ा नगर है। कराची सबसे बड़ा नगर है। अच्छा, कराची की बात करें तो सबसे बड़ा नगर है, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, सिंधु घाटी के मुहाने पर स्थित है। लाहौर और रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर और रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ये देश हुआ आपका पाकिस्तान। कौन सा देश हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अब बात करते हैं आपके किसकी? नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल क्या है ऐसा? नेपाल के बारे में देखिए आराम से। नेपाल क्या है? पहली बात तो ये कहाँ है? हिमालय की गोद में बसा है। हिमालय की गोद में भारत और चाइना के मध्य स्थित है। एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। बफर स्टेट मैंने बताया था, ऊपर भी देश नीचे भी देश, ना को इधर कोई समुद्री सीमा ना इधर कोई समुद्र सीमा, और बीच में फंसा हुआ देश हो। मतलब समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती, एक तरीके से ज़मीनी सीमा लगती है सिर्फ, उसे बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड लगता है, यूपी लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, मतलब पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, इसके साथ सीमा बनाता है। देखिए अब क्या हुआ, क्या सिचुएशन है अपनी और बांग्लादेश की सीमा को लेकर। तो देखिए एक यहाँ पर स्पेशली ये जो नेपाल है, नेपाल में एक नदी आती है जो जिसका नाम है काली नदी। ये काली नदी है। अच्छा, काली नदी और इससे कई और नदियाँ भी निकलती है, जिसमें गंडक नदी, कोशी नदी, वागमती, 3 नदियाँ निकलती है। काली नदी और लिम्पियाधुरा दोनों मिलती एक दूसरे में विलीन हो जाती है। एक विवाद है हमारा और पाकिस्तान इस बांग्लादेश का, सॉरी नेपाल का, इसको कहते हैं लिपुलेख काला पानी विवाद। लिपुलेख काला पानी विवाद। नेपाल ने महान, वृहद, मध्य, लघु तथा शिवालिक तीनों पर्वत श्रेणियों में विस्तार। ये विवाद क्या है? ये हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे क्या विवाद है, अच्छे से 1% भी नहीं छोड़ेंगे इसको। आपको टेंशन ना लें, इसको अभी आप अंडरलाइन कर लेना चाहिए। हम आराम से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए इस मामले में। ठीक है। अब बात करते हैं भूटान। क्या कहता है भूटान के बारे में? एक तरीके से हिमालय में स्थित ये भी क्रिस्टल अवरुद्ध देश है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुल्ला कागड़ी। कौन सा है? कुल्ला कागड़ी। चोमालुंगमा भी कई जगह बोलते हैं, तो कुल्ला कागड़ी और चोमालुंगमा दोनों याद रखना। एक बार मैं कंफर्म करके कल आपको बताऊंगा। भूटान की बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी है? एक नाम याद रखना, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्या है क्या नहीं है वो हम आगे बात करेंगे। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू इसकी राजधानी है। मानस नदी भूटान की प्रमुख नदी है। भूटान की प्रमुख नदी कौन सी है? मानस। भूटान की प्रमुख नदी मानस। भूटान की प्रमुख नदी मानस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें चुखा और करिचू जल विद्युत परियोजना भारत सरकार के द्वारा भूटान में चलाई गई परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट बात करें, ये विश्व का एकमात्र देश है जो खुशहाली सूचकांक जारी करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला देश कौन सा है? हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला देश है वो है आपका भूटान। कौन सा देश आता है? भूटान। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ की जनजाति कौन सी है? यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसको कहते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया, वाइचिंग भूटिया नाम सुना होगा। भोटिया या भूटिया, वाइचिंग भूटिया सुना होगा ऐसा नाम। तो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड की सीमा बनाता है। बांग्लादेश से बनाता है, भारत से बनाता है, चाइना से बनाता है, लाओस से बनाता है, थाईलैंड से सीमा बनाता है। इसे स्वर्णिम पेगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोडा का देश भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है हक्काका बोराजी। कौन सी चोटी ऊंची? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हक्काका बोराजी। हक्काका बोराजी, हक्काका बोराजी कितनी है? वो उसकी ऊंचाई आती है 5881, जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हक्काका बोराजी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करें म्यांमार के प्रमुख पठारों के बारे में बात करें। म्यांमार में कौन कौन से पठार आते हैं इस पर देखें तो म्यांमार में एक आता है शान का पठार। कौन सा पठार? शान का पठार। एक आता है कामिनी का पठार। कमिनी नहीं है, कामिनी है, याद रखना, कामिनी का पठार। नदियों की बात करें तो नदियाँ एक आती है सालबिन नदी, एक इरावदी नदी, जो एक दो आब बनाती है। दो आब क्या है?
मतलब एक नदी इधर चल रही है, एक नदी यहाँ चल रही है, बीच में जो ये क्षेत्र बनता है इसे बोलते हैं दोआब। मतलब दो नदियों के बीच में बना उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? चावल की खेती के लिए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चावल का कटोरा के रूप में जानी जाती है। साल्बिन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज, गोल्डन ट्राइंगल के रूप में भी जानी जाती है, जो अफीम की खेती के कारण है। ऐसा अफीम की खेती के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा। म्यांमार के बाद अगला देश पर चलते हैं। अगला कौन सा देश है? म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। ये याद रखना, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से। इसका उपनाम की बात करें तो इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। एक बाजार है जिसका नाम है कॉक्स बाजार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बलुई पुलिन यानी सैंडी बीच है, एक तरीके का बीच है जिस पर बाजार लगता है, जिसका नाम है कॉक्स बाजार। कौन सा बाजार आता है? कॉक्स बाजार। ये जरूर याद रखना। ये देशों को आराम से हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना कुछ नहीं आता, आपको थोड़ा चीज़ें याद रहनी चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें। अगला है चाइना। अगला कौन सा देश है? चाइना। पहली बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। तो फिर पहला दूसरा कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या है, एक ट्रिक याद रखनी है कि रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। रू से रूस, कैसे कनाडा, ची से चीन, अ से अर्जेंटीना, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भ से भारत। ये याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप, याद रह जाएगा। रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। रुक चीन अब आया भारत। अच्छा, उसके बाद बात करें तो एक बेसिन है जिसका नाम है जुंगियार बेसिन, जो चीन का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, मध्य एशिया का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। सोयाबीन की बात करें दक्षिण चीन का प्रसिद्ध है। चावल की बात करें तो हुआंगो और यांगटीसी नदी के डेल्टा बनाती है। हुआंगो और यांगटीसी नदी के किनारे ये चावल की खेती की जाती है। गेहूँ के लिए पुनान, होनान और शासी क्षेत्र गेहूं के लिए जाना जाता है। कपास की बात करें तो वांगो और यांगटीसी नदी कपास के लिए रूप में जानी जाती है। चाय की बात करें तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है टियानसिन, आपको शुरू में बताया था टियानसिन क्यूनलुन। तंबाकू की बात करें दक्षिणी चीन में तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण चीन तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लास्ट देश आता है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो इसका प्राचीन नाम आता है सिलोन। क्या नाम आता है? सिलोन के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अन्य नाम की बात करें, इसे पूर्व का मोती, रत्नों का देश, आंसुओं का द्वीप, मतलब टीयर ड्रॉप आइसलैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका भारत है, सामने दिख रहा है, और ये श्रीलंका है, ठीक है। भारत है और श्रीलंका है। अच्छा, कलर चेंज करते देखिए, श्रीलंका में ऊपर, सबसे ऊपर, इस पर्दे को अपन बड़ा करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ये बड़ा कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, आराम से देखना इस चीज़ को, देखिए ये भारत है और ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत में श्रीलंका के सबसे ऊपर ये टॉप पर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है जाफना प्रायद्वीप। कौन सा द्वीप है? जाफना प्रायद्वीप। किसके लिए जाना जाता है? मतलब तमिलनाडु के लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए तमिल बहुल क्षेत्र आता है। अच्छा, उसके बाद में इसी को मतलब श्रीलंका से मुख्य भूमि से जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? एलिफेंटा दर्रा। अच्छा, भारत में सबसे लास्ट में एक द्वीप आता है जिसका नाम है पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। और यहीं से रामेश्वरम की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ एक पुल है जिसका नाम है आदम पुल या राम सेतु के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा सा द्वीप आता है यहाँ, ये देखो सामने दिख रहा होगा, इस द्वीप का नाम है कच्चा तिब्बू द्वीप। 1974 में भारत ने दे दिया था, मतलब एक विवाद का कारण था, बाद में भारत ने इसे दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि रामेश्वरम की शुरुआत कहाँ से होती है, तो धनुषकोटी से रामेश्वरम की शुरुआत होनी चाहिए। कहाँ से? धनुषकोटी। अच्छा, ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। अच्छा, यहाँ एक जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि आती है? पाक जल संधि, याद रहेगा, पाक जल संधि। देखिए भारत। अच्छा, भारत के बाद में आपको दिख रहा होगा, भारत बढ़िया सा मैप करके मैंने कलर किया है। ये आपके सामने आपका श्रीलंका, ये आपका आ गया जाफना प्रायद्वीप, तमिल बहुल क्षेत्र है, ये एलिफेंटा दर्रा है, ठीक है।
और एलिफेंटा दर्रा याद रखना। इसके अलावा ये थोड़ा मैंने गलत लगा दिया, भारत इस श्रीलंका में तमिल बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा कौन सी जनसंख्या रहती है, तो वो है सीली जनसंख्या। कौन सी? सीली जनसंख्या। ये पाकिस्तान जल संधि आ गई, पाक जल संधि। यहाँ एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जो कि श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी है। कौन सी है? राजनीतिक राजधानी आती है। एक द्वीप है जिसका नाम है हम्बनटोटा द्वीप। कौन सा? हम्बनटोटा द्वीप। एक है कोलंबो, जिसे श्रीलंका की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है महावेली नदी। कौन सी नदी है? महावेली नदी। याद रहेगा, महावेली नदी। डन, पक्का याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा बच्चों, कोई इलाज नहीं दूसरा। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, आज हमने एशिया महाद्वीप कंप्लीट किया। ऐसा समझिए महाद्वीप टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब महाद्वीप से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। नेक्स्ट टॉपिक हम इंडियन ज्योग्राफी का चलते हैं। आप बता दीजिए इंडियन ज्योग्राफी करना है या पहले आपको ब्रह्मांड करना है? जो आप करना चाहोगे पहले वो करा दिया जाएगा। बाकी कोई भी सवाल हो आपका, कैसा भी सवाल हो, आप मुझे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, कैसा भी सवाल आए चाहे। ठीक है, बाकी अपना प्यार स्नेह यूँ ही हमारे साथ बनाए रखें। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा, मतलब हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे। बस आपका प्यार सुना है हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, आपके साथ मिलते रहेंगे यूँ ही। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।